आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सबरीन सिद्दीकी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। भूटान से लौटने के बाद पीएम मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट के जख्मियों की मुलाकात। कहा, सभी की जल्द सेहतयाब होने की दुआ करता हूं। साजिश के पीछे लोगों के हैं, उन्हें इंसाफ के कटघरे में लाया जाएगा। और दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट के मद्देनजर वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम काबीना मीटिंग की सदारत करेंगे। वजीर आजम के भूटान से लौटते ही ये मीटिंग होगी। दिल्ली ब्लास्ट केस में हो रहे नए इंकशाफात। दिल्ली पुलिस ने कार डीलर अमित को लिया हिरासत में। तफ्तीश जारी। धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी आई सामने। जांच में मशगूल एनआईए। और गुलगाम और सोपोर जिले में जमात इस्लामी के 232 ठिकानों पर छापेमारी। श्रीनगर से हिरासत में लिया गया गुलगाम का डॉक्टर तजम्मुल अहमद। और उत्तर प्रदेश के वजीर नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर प्रयागराज में पैदल मार्च किया और उन्होंने तरक्की और बिहार इलेक्शन पर बात की। और अब खबरें तफसील से। भूटान से लौटने के बाद पीएम मोदी ने सीधे दिल्ली के एलएन पेपर अस्पताल पहुंचकर दिल्ली ब्लास्ट के जख्मियों और डॉक्टरों से मुलाकात की। वजीर आजम मोदी ने कहा कि एलएनजेपी अस्पताल जाकर दिल्ली ब्लास्ट में जख्मी हुए लोगों से मुलाकात उन्होंने की है। सभी के जल्द सेहतयाब होने की उम्मीद करता हूं। साजिश के पीछे जो लोग हैं उन्हें इंसाफ के कटघरे में लाया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में काबीनी सलामती मीटिंग CCS की अहम मीटिंग की सदारत करेंगे। ये मीटिंग वजीर आजम की रहायशगाह 7 लोक कल्याण मार्ग पर होगी। बताया जा रहा है कि ये मीटिंग हाल में हुए दिल्ली ब्लास्ट के वाक़े के मद्देनजर तलब की गई है, जिसमें मुल्क की सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। साथ ही पहलगाम हमले के बाद ये पहली मीटिंग होगी, इसलिए कश्मीर की सिक्योरिटी हालात पर भी तबादला ख्याल होने का इम्कान है। मीटिंग में आला अफसरान और सिक्योरिटी माहिरीन की शिरकत होगी ताकि मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तफसील से गौर ख्वास किया जा सके और मुनासिब फैसला लिया जा सके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में ये मीटिंग कौमी सलामती पॉलिसियों को मजबूत बनाने की सिमत में एक अहम कदम माना जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें नजर आ रहा है कि कैसे लाल किले के पास चलती गाड़ियों के दरमियान ही कार में बम फटा। फुटेज में धमाके के कब्ल कार की नकल व हरकत और एतराफ का माहौल वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है। वीडियो में आई एक 20 का i20 कार जो है वो नजर आ रही है, जो पार्किंग से निकलती है और ब्लास्ट हो जाती है। चांदनी चौक की निगरानी कर रहे सीसीटीवी कंट्रोल रूम में कैद इस फुटेज में धमाके का लर्जाखेज मंजर दिखाई दे रहा है। फुटेज में लाल किले के पास की वो जगह भी साफ नजर आ रही है जहां धमाका हुआ। शाम 6:50 का ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। फुटेज में इस वक्त भीड़ भाड़ और लोगों की आमोदरफ्त साफ नजर आ रही है और इसी दरमियान अचानक एक धमाका होता है, जिससे सीसीटीवी फुटेज कंट्रोल में इसे कैद कर लिया जाता है। दिल्ली ब्लास्ट के तार यूपी से भी जुड़े हैं। लखनऊ में गुज़िश्ता रोज डॉक्टर शाहीन के भाई के घर पर छापा मारा गया था। अब उसके बाद मुलजिम डॉक्टर के भाई मोहम्मद शुएब का बयान सामने आया है। आपको सुनवाते हैं उनका ये बयान। परेशान नहीं किया गया, हमारे घर वालों परेशान नहीं किया, हमको नहीं परेशान किया गया। बुलाया जा रहा है, परेशान किया, बैठाया जा रहा है, नहीं करता। हाँ, कुछ तो हुआ तभी तो हिरासत में लिया गया। अब हमारे साथ कुछ होगा तो हम भी हिरासत में हो जाएंगे। बिल्कुल। तो तुम्हें दे, जब तक ये आरोप साबित होंगे, जब तक जांच चलेगी तो वो तो सरकार का काम है, हमारा काम थोड़ी ना है। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद यूपी में भी एहतियात बढ़ा दी गई है। सीएम योगी की हिदायत के बाद रियासत के सभी अजला में चेकिंग मुहिम चलाई जा रही है। इस दौरान जिला हापुड़ के थाना पिलखवाल पुलिस ने अलग अलग जगहों पर चेकिंग मुहिम के दौरान परतापुर चौराहे पर चेकिंग के दौरान 3 नौजवानों को तकरीबन 2.5 किलोग्राम धमाकाखेज अशिया के साथ गिरफ्तार किया।
शराब जो हरियाणा मार्का जो कि बेचने के लिए लाई जा रही थी वो हमको बरामद हुई है, उसके लिए एक अलग से भी उपजिग्रत है। साथ ही साथ सीतापुर के रहने वाले कुछ मजदूर लड़के जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहे हैं, जो दिल्ली में और पानीपत में काम करते थे किसी फैक्ट्री में, वहां से वो कुछ पदार्थ लेकर के आ रहे थे जो कि प्रतीत हुआ कि ये गंधक है, लगभग 2 किलो, और उसको उन्होंने बताया कि इसको नाल में चलाने के लिए और अपनी पराली जलाने वगैरह के लिए जिसको लेकर के जा रहे हैं, इसकी भी तस्दीक करी जाएगी अभी, और इसका भी एक FIR पंजीकृत हुई। तो इस प्रकार से हमारी जो ये सर्चिंग का जो ऑपरेशन चल रहा है, इसमें ये 3 घटनाएं प्रकाश में आई है, तीनों में अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। हाँ, तो लगातार ये कार्रवाई चलती है, टोल के ऊपर, पेट्रोल पर और भी और अन्य जगह पर लगातार हर रोज ही लगभग जो है हम लोग चेकिंग की कार्रवाई इसमें करते हैं, और ये हर्ष का विषय है कि ये इस समय हमारी जो है मेहनत रंग लाई और इसमें बरामदगी हुई। और अब बात इस बड़ी खबर की जिसने मुल्क में सियासी हलचल मचा रखी है, बात बिहार इंतखाबात की। बिहार इलेक्शन के नताइज तो 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले असेंबली इंतखाबात को लेकर बिहार में 2 मरहलों में जो वोटिंग हुई उसमें जबरदस्त टर्नआउट हुआ है। इस वोटिंग के जो एदाद शुमार अभी तक सामने आया है उसमें ख्वातीन ने मर्दों को वोटिंग फीसद के मामले में पीछे छोड़ दिया है। मतलब बिहार की ख्वातीन ने पूरे मुल्क के सामने ये नजीर पेश की है कि ख्वातीन जमहूरियत के इस त्योहार में महज हिस्सेदार नहीं हैं, बल्कि अब वो गेम चेंजर भी बन सकती हैं। और ख्वातीन का बड़ी तादाद में वोट डालना क्या इशारा करता है, इस पर रोशनी डालते हैं हमारी ये रिपोर्ट। मतदान के लिए महिलाओं की ये लंबी कतार इतिहास रच गई। बिहार से महिलाओं ने पूरे देश को एक बड़ा संदेश दिया है कि अब नारी शक्ति लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार की बहस दर्शक नहीं रहेगी, बल्कि चुनावी गणित को बदलने वाली शक्ति बनेगी। बिहार चुनाव में महिलाओं ने भागीदारी में पुरुषों को पीछे छोड़ा। महिला पुरुष वोटिंग में 8.8% का अंतर, महिलाओं ने मारी बाजी। दोनों चरण में 71.06% महिलाओं ने मतदान किया। दोनों चरण मिलाकर करीब 3.51 करोड़ महिलाओं ने किया मतदान। बिहार में 62.8% पुरुषों ने किया मतदान। दोनों चरण मिलाकर बिहार में 3.93 करोड़ पुरुषों ने किया मतदान। इन आंकड़ों में पोस्टल बैलेट के आंकड़े शामिल नहीं हैं। बिहार ने वैसे भी इस बार मतदान में पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर बम्पर वोटिंग की है, लेकिन महिलाओं की बम्पर वोटिंग ने बिहार चुनाव को लेकर अनुमानों के बाजार गर्म कर दिए हैं। महिलाओं का इस तरह वोटिंग के लिए बाहर आना बिहार के लिए अप्रत्याशित माना जा रहा है। पहले चरण में वोटिंग की बात करें तो 69.04% यानी 1,76,77,219 महिलाओं ने वोटिंग की, और दूसरे चरण में 74.03% यानी 1,74,68,572 महिलाओं ने मतदान किया। पुरुषों की बात करें तो पहले चरण में 61.56% यानी 1,98,35,325 पुरुषों ने वोट डाले। वहीं दूसरे चरण में 64.1% यानी 1,95,44,041 पुरुषों ने मताधिकार का प्रयोग किया। दोनों चरण मिला लें तो करीब 7,45,26,858 लोगों ने वोट डाले हैं। हालांकि ये अंतिम आंकड़े नहीं हैं, इनमें डाक मतपत्र भी शामिल नहीं है। सवाल यह है कि महिलाओं की इस बम्पर वोटिंग का नतीजों पर क्या असर पड़ेगा। महिलाओं का वोट कैसे बिहार चुनाव में निर्णायक साबित होगा, और कैसे महिलाएं इस बार बिहार में सरकार बनाने में सबसे बड़ी शक्ति बनेंगी। अब इन सवालों का जवाब नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन कुछ संकेत जरूर मिलने लगे हैं और इन अनुमानों में एग्जिट पोल सबसे आगे माने जा रहे हैं। बिहार के एग्जिट पोल में एनडीए को भारी बहुमत का अनुमान। पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 147 सीटें मिलने का अनुमान। पोल ऑफ पोल्स में महागठबंधन को 90 सीटें मिलने का अनुमान। ये देश की बड़ी एजेंसीज के एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। इसमें लगभग सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए को बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि प्रशांत किशोर की जनसुराज का भी खाता खुलने का अनुमान है। हालांकि एग्जिट पोल में जनसुराज कोई बड़ा अंतर नहीं पैदा कर रहा है। ये सारे एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, ये महज अनुमान है। बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन इससे सियासी हलचल जरूर शुरू हो गई है। जनता की जो आवाज है और एनडीए सरकार के लिए जो मुहर है वही एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, और मुझको तो लग रहा है कि उससे भी ज्यादा एनडीए के पक्ष में सीटें आएंगी। 2/3 बहुमत से भी ज्यादा
सीटें लेकर एनडीए सरकार बनाएगी। को ओथ सेरेमनी होगा, यह निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं, लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। जिस हिसाब से मतदान हुआ, कल वोटिंग। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक वक्फा। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। और वक्फे के बाद खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 के नताइज 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन नतीजों से कबल आए एग्जिट पोल से एनडीए के खेमे में खुशी की लहर है। पटना में बीजेपी कारकुन मिलकर तकरीबन 501 किलो लड्डू तैयार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू उम्मीदवार अनंत कुमार सिंह भी अपने जीत को लेकर पुर उम्मीद नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी रहायशगाह पर टेंट और कुर्सियां लगवाना शुरू कर दी हैं। और अब खबर भारत की मजबूत खारजा डिप्लोमेसी की। पीएम मोदी 2 दिन की भूटान की सरकारी दौरे पर थे। भारत और भूटान की दोस्ती सदियों से अटूट है और पीएम मोदी के इस दौरे ने इस दोस्ती को मजीद मजबूती दी है। क्यों पीएम मोदी का ये भूटान दौरा डिप्लोमेटिक लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है, देखिए इस पर ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें भारत और भूटान की अटूट दोस्ती और आपसी भाईचारे का सबसे बड़ा सबूत हैं। पीएम मोदी की भूटान की राजकीय यात्रा ने भारत भूटान रिश्तों में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। 2 दिन की बेहद सफल भूटान यात्रा के बाद पीएम मोदी स्वदेश रवाना हुए, लेकिन उससे पहले उन्होंने भारत और भूटान के बीच के रिश्तों को और मजबूती दी, जो भारत की विदेशी कूटनीति को और मजबूत करने वाला है। भारत रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने भूटान के चौथे राजा से मुलाकात की और कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सफल बातचीत हुई। बातचीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा, भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से शानदार मुलाकात हुई। हमने ऊर्जा क्षमता निर्माण, संपर्क, प्रौद्योगिकी, रक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। भारत को भूटान की विकास यात्रा में एक प्रमुख भागीदार होने पर गर्व है। इस दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर भी बात हुई और स्थिरता व सहयोग के साझा विजन को दोहराया गया। पीएम मोदी की इस भूटान यात्रा का खास पल रहा भारत से लाए गए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का भव्य स्वागत। ये अवसर ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल और चौथे राजा के जन्मदिन से जुड़ा था। पीएम मोदी ने कहा कि इन अवशेषों को जिस आदर व श्रद्धा से स्वीकार किया गया, वो भारत भूटान के लोगों के बीच गहरे आध्यात्मिक व सांस्कृतिक बंधन को दर्शाता है। ये बंधन साझा बौद्ध विरासत और शांति समन्वय के मूल्यों पर टिका है। भारत और भूटान सिर्फ सीमाओं से नहीं, संस्कृतियों से भी जुड़े हैं। हमारा रिश्ता वैल्यूज का है, इमोशंस का है, पीस का है, प्रोग्रेस का है। 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुझे अपनी पहली विदेश यात्रा में भूटान आने का अवसर मिला था। मैं आज भी उस यात्रा को याद करता हूं तो मन भावनाओं से भर जाता है। भारत और भूटान के संबंध इतने सशक्त और समृद्ध हैं। हम मुश्किलों में भी साथ थे, हमने चुनौतियों का सामना भी मिलकर किया, और आज जब हम प्रोग्रेस की प्रॉस्पेरिटी की तरफ चल पड़े हैं, तब भी हमारा साथ और मजबूत हो रहा है।
भारत हमेशा से ही भूटान के विकास में अहम योगदान देता आया है। इस बार की पीएम मोदी की भूटान यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि रही 1020 मेगावाट के पुनात सांगचू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन पीएम मोदी और भूटान के राजा ने संयुक्त रूप से किया। ऊर्जा सहयोग भारत भूटान साझेदारी का सबसे अहम हिस्सा है। इस मौके पर नवीकरणीय ऊर्जा व स्वास्थ्य क्षेत्र में कई MOU पर हस्ताक्षर हुए। भूटान के विकास के लिए नई क्रेडिट लाइन की भी घोषणा की गई। भारत रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने थिम्पू में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ कालचक्र अभिषेक का उद्घाटन किया। राजधानी थिम्पू में चांगलिमथांग स्टेडियम में हुए इस उद्घाटन में हजारों लोग शामिल थे। कालचक्र सेरेमनी तिब्बती बौद्ध धर्म से जुड़ी है, जिसका अर्थ समय का चक्र होता है। इसे बौद्ध धर्म का महाकुंभ भी कहा जाता है, जिसमें सभी मिलकर विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा कालचक्र सेरेमनी में कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत के काबीनी वजीर नंद गोपाल नंदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश की 150वें साल मुकम्मल होने के मौके पर पैदल मार्च का इफ्तिताह तीर्थराज प्रयाग के मशहूर पीठ मां ललिता देवी में पूजन अर्चन करने के बाद किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसियों के तहत आज मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल युग पुरुष थे और उनकी 150वीं जयंती के मौके पर ये पैदल मार्च आज पूरे शहर की एक कोने से दूसरे कोने तक जाएगा। उन्होंने बिहार इलेक्शन को लेकर कहा कि वहां अच्छी सीटों के साथ हमारी हुकूमत बन रही है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर उन्होंने कहा कि जो भी गुनाहगार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, अखिलेश यादव खुद ही झूठे हैं और ऐसे झूठे व्यक्ति की वजह से ही उनकी पार्टी का समाजवादी पार्टी जो नाम था वो समाप्त होती हुई पार्टी बनी है। आप खुद सोचिए, जिनके एक भी प्रत्याशी बिहार में नहीं है, वो बिहार में स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी करते हैं, वो बिहार में चुनाव प्रचार करने जाते हैं। ये दिखाता है कि वो केवल तुष्टीकरण की राजनीति, क्या ऐसा बोलें कि सनातन अपमानित हो, क्या ऐसा बोलें कि सनातन को चोट पहुंचे और उनको वोट मिले। तो इस देश की जनता बहुत ही जागरूक है, बहुत ही समझदार है। हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने की चाहत रखने वाले सभी व्यक्ति और पूरा प्रदेश इस देश के सभी प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं और जब जो चुनाव हो रहा है उसमें सफलता मिल रही है। और लखनऊ के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च में आज 4 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ। 12 से 15 नवंबर तक मुनक़िद इस कॉन्फ्रेंस में सेहत और माहौलियात के जोखिम, तज्ज़िया और मुतरज्जिम पहलुओं में उभरते नज़रियात अर्थ 2025 के मौजू पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में तबादला ख्याल होगा। इंडियन यूनिवर्सिटी तहकीक इंस्टीट्यूट लखनऊ के डायरेक्टर भास्कर नारायण ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के तकरीबन 450 साइंसदान हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका मकसद माहौलियात में हो रही नई तहकीक पर तबादला ख्याल करना है ताकि उसका फ़ायदा मुल्क और बैरून मुल्क को मिल सके। हमें बेहद खुशी हो रहा है कि हमारे संस्थान में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस चल रहा है आज से लेकर 15 नवंबर तक, जिसका विषय है पर्यावरण और पब्लिक हेल्थ। इसको हम कह रहे हैं अर्थ 2025। ये हमने पिछले साल हमारी हीरक जयंती के अवसर पर शुरू किए थे। इस साल हमारा हीरक जयंती ख़त्म हो रहा है, जो हमने 61वां संस्थापना दिवस भी मना लिया। तो ये इसी अवसर पर हमारा कल्मिनेशन के तौर पे अर्थ 2025 मना रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में करीब 450 के भागीदारी है। देश विदेश से लोग आ रहे हैं। करीब 20% लोग जो इनवाइटेड स्पीकर्स है वो उसमें वो विदेश से आ रहे हैं। USA, कोलंबिया, ग्रीस, अलग अलग देश से आ रहे हैं। तो ग्लोब के दूसरी तरफ क्या चल रहा है पर्यावरण को लेके, पब्लिक हेल्थ को लेके, उसको हम भी सीखें। हम जो कर रहे हैं वो भी सीखेंगे और अगर कोई नॉलेज शेयरिंग हो या इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो जाएगा।
और इसी सिलसिले में हम लोग पूरे सरकार को भी हम इत्मीनान करेंगे कि ऐसे संशोधन हो रहा है और इसको लेके हम पर्यावरण को लेके क्या कर सकते हैं और आगे क्या करेंगे। खबरें भी और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक वक्फा। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सभी? साहब खेत की तरफ, वहाँ कंबाइन से कटाई चल रही है। देखो किसान भाइयों, कटाई के बाद बचे धान के फसल अवशेष में आग न लगाना। काहे साहब? फसल अवशेषों को जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं, खेत के मित्र कीट और जीवांश मर जाते हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। तो साहब क्या करें? पराली प्रबंधन करें। इन्हें खेत में डीकम्पोजर डालकर सड़ाएं, कार्बनिक खाद बनाएं। जी साहब। वक्फे के बाद खबरों में आपका खैर मकदम है। बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ और अब खबर यूपी पुलिस के बढ़ते इकबाल की। यूपी में मोबाइल फ़ोन रिकवरी में बेहतरीन काम करने के लिए आजमगढ़ ज़िले की पुलिस को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। आजमगढ़ पुलिस को ये एजाज़ वजारत मवासलात के तहत महकमा टेली मवासलात के CEIR पोर्टल ने दिया है। नई दिल्ली में मुनक़िद तकरीब में आजमगढ़ के ASP देही चिराग जैन ने ये अवार्ड हासिल किया, जिसके बाद मंगल को आजमगढ़ में उन्होंने पुलिस एहलकारों को भी एजाज़ से नवाजा। वाराणसी की लहर तारा में वाक़े चंदेरपुर इंटरनेशनल चावल तहकीक मरकज़ के डायरेक्टर सुधांशु सिंह ने बताया कि धान की फसल काटने के बाद ज़ीरो टिल मशीन के ज़रिए गेहूं की बुआई अगर किसान 20 नवंबर से पहले कर सकते हैं तो उनको 30% फसल का फ़ायदा मिलेगा और खेती की जुताई करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। सभी किसानों से अनुरोध है कि वैज्ञानिक तकनीक अपनाकर गेहूं की समय पर बुआई सुनिश्चित करें। इससे आपकी उत्पादकता और आमदनी तो बढ़ेगी ही, आप भारत सरकार के नेट जीरो कार्बन मिशन और सतत कृषि के लक्ष्य में भी महती योगदान दे सकते हैं। और फतेहपुर ज़िले में महकमा ज़राअत के ज़रिए पराली जलाने के वाले किसानों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाई की जा रही है। ज़िले की तीनों तहसीलों में सैटेलाइट सर्वे के ज़रिए 101 मामले सामने आए हैं, जिनकी ज़राअत और रेवेन्यू महकमे की टीम के ज़रिए ज़मीनी तस्दीक की गई है। इसके बाद 40 किसानों पर 2,35,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया है। इस जुर्माने से 90,000 रुपये की वसूली भी की जा चुकी है, जबकि बाकी वसूली का अमल जारी है। जिन अफसरान या महकमे के जरिए पराली जलाने के मामलों को रोकने की लापरवाही बरती जा रही है, उन्हें वजह बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। और अलीगढ़ लोकसभा हलके के रुकन पार्लियामेंट सतीश कुमार गौतम ने MP खेल महोत्सव 2025 के इनेकाद का ऐलान किया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए शुरू की गई फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसी मुहिम नौजवानों को जिस्मानी और जहनी तौर पर मजबूत बनाने की सिमत में तारीखी कदम है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सताइश करते हुए कहा कि रियासत में खेल सहूलियात की तोसी, स्टेडियम्स की तामीर और खिलाड़ियों को तरगीब देने का जो माहौल आज तैयार हुआ है, वो पहले कभी देखने को नहीं मिला। मेन उद्देश्य ये है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आग्रह से इसको शुरू किया गया। आज इससे बच्चे खेल खेल कर आगे बच्चे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए अलीगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र तक ब्लॉक स्तर से लेकर तहसील स्तर से लेकर जिला स्तर पर इस गेम का शुरुआत की जाएगी। ये 14 तारीख से माननीय मुख्य अतिथि के रूप में संदीप सिंह जी रहेंगे। अतरौली से शुरुआत होगी इसकी, वहाँ से शुरू होगा। उसके बाद खैर विधानसभा का अलग होगा, बरौली का अलग होगा और कोल शहर का अलग होगा। इसका जो समापन होगा वो 25 दिसंबर को अलीगढ़ स्टेडियम में किया जाएगा। मकसद है हर बच्चा घर में खेलेगा तो स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो आगे धीरे धीरे जो ग्रामीण खेल हैं हमारे, कबड्डी हुए,
कुश्ती हुई, खो खो हुआ, जो खेल धीरे धीरे कमी होती जा रही है, उसको एक साथ होकर आगे बढ़ाना और ग्रामीण खेल को एक राष्ट्र लेवल तक लाना। और इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, शब बखैर।